जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। और चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको मोहम्मद गौरी के बारे में प्रमुख बातें बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। याद रखें, यदि आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। वहीं पर एक बात और बताना चाहूँगा कि कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी मोहम्मद गौरी के बारे में। आखिर तराइन के युद्ध के बारे में चर्चा करी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जयचंद्र के बारे में चर्चा करी। सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हमने जाना। आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये बात को हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने ही क्या किया था कि ना सर, मोहम्मद जो गौरी था ना, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। तो बेटा दिल्ली जब राजधानी बनाया तो यहाँ से बेटा हम दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत काल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी बड़े बेहतरीन ढंग से आपको बताने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, जब दो बड़े योद्धा लड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें बदलाव देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। कुछ लोगों का कहना, आपको मैंने कल भी बताया था कि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है, आपको बता दें पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने उनको मानने का कार्य किया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जाठों के द्वारा जाठों के द्वारा उनको मार दिया गया भारत में। ये कुछ कुछ अलग अलग कहना है। लेकिन जब वो दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी तो दिल्ली सल्तनत जो राजधानी बनी, उसके बाद किस प्रकार चीज़ें बनी, किस प्रकार आगे बढ़ी चीज़ें, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। क्योंकि कल हमने आपको इस बात को भी बता दिया था कि मोहम्मद गौरी जो प्रमुख रूप से मोहम्मद गौरी के तीन दामाद थे। कौन थे बेटा? तीन दामाद। अगर हम आपसे पूछे कि दामाद क्या होता है तो आप लोग बता पाएंगे क्या? ना सर, दमांद ही तो बता पाते हम सबसे अच्छे से, और का बता पे हैं कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, दमांद की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो दमांद मतलब उसकी बेटी का पति, यानी मोहम्मद गौरी की बेटी का पति को दमांद बोला जाता है। ठीक है। हाँ, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अब मृत्यु से पहले ही उसने क्या किया था, विभाजित कर दिया था। जिन जिन राज्यों को उसने जीता था, जिन जिन देशों को जीता था, जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, सभी में अपने तीनों दमांदों में विभाजित कर दिया। किस प्रकार कर दिया? अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तज़उद्दीन के बारे में, जो तज़उद्दीन था, तज़उद्दीन जो था, प्रमुख रूप से इसको अफगानिस्तान संभालने को दे दिया गया कि भैया तुम ऐसा है, तुम अफगानिस्तान को संभालने का कार्य करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने नसरुद्दीन को दिया प्रमुख रूप से सिंध क्षेत्र संभालने के लिए। नसरुद्दीन को जो सिंध क्षेत्र है ना, वही, ये वही क्षेत्र है जब सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जय आपको बता दें, प्रमुख रूप से सिंध का जो शासक था राजा दाहिर, दाहिर का इसका शासनकाल था। उसके बाद की घटना है बेटा ये, है ना। तो जो सिंध जो क्षेत्र जीता था वो उसको नसरुद्दीन को दे दिया। और भारत का जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम भी कहा जाता है। बेटा याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का पहली बात तो गुलाम था, और गुलाम होने के बाद फिर वो बेटा उनकी जो पुत्री थी, मोहम्मद गौरी की जो पुत्री थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी। जिसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद ये मोहम्मद गौरी का गुलाम तो रही, इसके अलावा दामाद भी बन गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत को सौंपने का कार्य किया गया कि भैया तुम भारत को संभालो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो व्यक्ति था ना, बड़ा सरल भाव का था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो वो कहता था कि भाई साहब मुझे शासक नहीं बनना है। लेकिन ये सभी चीज़ें कि मुझे शासक नहीं बनना है, मैं जमाई ही ठीक हूँ, पहले तो मैं गुलाम था लेकिन भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मोहम्मद गौरी की उदारता है जिस कारण मुझे अपना जमाई बनने लायक समझा। इस प्रकार की मतलब सरल व्यक्ति था। तो ना इसकी सरलता देखते हुए ना मोहम्मद गौरी ने इसको भारत की गद्दी से नवाजा कि तुम भैया भारत की गद्दी को संभालो चकाचक। एक्चुअली मोहम्मद गौरी को भारत का शासक तो बना दिया गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक तो बना दिया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं भारत का शासक हूँ या मैं शासन की तरह, मतलब दानवपूर्ण बढ़िया चकाचक तरीके से करता था। सदा मतलब प्रजा के बारे में सोचने का कार्य करता था, तमाम बातें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे इसी सल्तनत काल में, तो दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत काल में प्रमुख रूप से पांच वंश आते हैं। कौन से बेटा? पांच वंश आते हैं। पहला आता है आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कौन कौन सा? कहना सर, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगर गुलाम वंश के अगर शासनकाल की पूछे तो बता देना कि गुलाम वंश का जो शासनकाल है ना, प्रमुख रूप से 1206 से लेके 1290 तक रहा गुलाम वंश का। फिर उसके बाद एक नया वंश आया गुलाम वंश के बाद। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था खिलजी ने खत्म कर दिया, और खिलजी एक नया वंश प्रारंभ करने के लिए करता है जो
खिलजी का प्रथम शासक था, उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारने के बाद खुद गद्दी पर बैठा था। फिर निर्माण होता है खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से लेकर 1320 तक रही। अब जब 1290 से लेकर 1330 तक लिख दें कहो तो, नहीं तो कहोगे सर आपने लिखा नहीं। 1206 से लेके 1290 ये रहा बेटा गुलाम वंश का। फिर 1290 से लेके 1320 तक ये रहा बेटा इसमें खिलजी वंश का। और फिर 1320 से लेके आपका रहा 1398 ये तुगलक वंश का रहा। कौन सा बेटा? तुगलक वंश का। हाँ बेटा कौन सा? कहना सर तुगलक वंश का। फिर उसके बाद आया सैयद वंश, ये 1414 से लेके 1451 तक रहा। कहना सर कब से? 1414 से लेके 1451 तक ये रहा। फिर इसके बाद अगर प्रमुख रूप से बात करें, ये रहा 1451 से लेके 1526 तक, सॉरी हाँ 1526 तक। याद रखिएगा, अब ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए आपको। अगर गुलाम वंश की बात करें तो कहना सर गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा ना वो आपको बता दें 1206 से लेकर, कब से? कहना सर 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था खिलजी वंश के प्रथम शासक ने उसकी मृत्यु करने के बाद खुद शासन बना। और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चला। खिलजी वंश के बाद अगर प्रमुख रूप से बात करें तुगलक वंश के बारे में, तो जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था उसके तुगलक वंश के प्रथम शासक ने इसको मारा होगा। मारने के बाद आपको बता दें 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश रहा। फिर तुगलक वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश के बाद आया 1414 से लेकर 1451 में सैयद वंश। सैयद वंश के प्रथम शासक ने तुगलक वंश के अंतिम शासक को मारने का कार्य किया और खुद शासक बना। इसके बाद फिर आया लोधी वंश। लोधी वंश जो आया 1451 से लेकर 1526 तक रहा। और इसने भी क्या किया? वही सैयद वंश को खत्म किया और खुद अपना एक नया वंश चलाया जिसको लोधी वंश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर क्रमबद्ध तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। वो पूछेगा बताओ गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत काल थे ना उनमें कौन कौन से वंश चले, तो कहना सर पहला तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। एग्जामिनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, कहना सर तुगलक वंश आया। इसलिए ना आपको क्रम याद करना पड़ेगा, जिससे क्रम याद हो जाएगा तो चीजें गड़बड़ नहीं होगी। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, कहना सर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कौन कौन से? कहना सर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। याद रखिएगा, इनको क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, कहना सर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद कहना सर तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद कहना सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। इस तरीके से प्रमुख रूप से चला। 1526 में अकबर आ जाता है, फिर इस वंश का खत्म हो जाता है। तमाम प्रकार की चीजें, फिर मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है, उसको उस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। अकबर के समय तक रहेगा और अकबर के बाद फिर मुगल वंश आ जाएगा, तो मुगल वंश को पढ़ेंगे। आबर बाबर जहाबर सबको पढ़ेंगे, चिंता मत करो। लेकिन बस क्रमबद्ध तरीके से आप जुड़े रहो फ्यूचर एकेडमी से। मैं गारंटी देता हूँ बेटा बहुत फ़ायदा होगा आपको। जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना कि आपकी केमिस्ट्री भी आप लोगों के लिए प्रारंभ करा दी गई है। केमिस्ट्री में भी बेअंतहा तरीके से आपको पढ़ाई प्रैक्टिकल के तौर पर कराई जाएगी बेटा। दिमाग में केमिस्ट्री ना छप हो जाएगी, ऐसी छप आपको लगेगा सर फोटोस्टेट कर देगा आपने। इस तरीके से बस पढ़ते रहो आराम से, बस रेगुलर रहो, तब चीज़ें समझ में आएंगी। आप सोचो एक दिन क्लास को लें फिर एक अलग दिन ना लें तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा आगे की बात करें तो इतनी बात समझ में आ गई। दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करें 1206 से लेकर 1556 तक दिल्ली सल्तनत काल रहता है, उसके बाद मुगल वंश आ जाता है ना। तो दिल्ली सल्तनत काल की बात करेंगे तो इसको क्रम आपको याद कर लेना है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। कहना सर गुलाम वंश क्या था, याद रखिएगा। गुलाम वंश अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक एक भारत का शासक बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना एक वंश बनाया जिसको गुलाम वंश के नाम से हम जानते हैं। कौन से वंश से? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश की अगर हम बात करें प्रमुख रूप से 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा। इसके बाद गुलाम वंश जब बना ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नया वंश और बनाया जिसको कुतुबी वंश कहते हैं। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है
तब तक ही ये वंश रहता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो ये वंश खत्म हो जाता है। इस वंश को भी हम कुतुबी वंश के नाम से जानते हैं। 1206 से लेके 1210 तक ये वंश रहा। और चाहे गुलाम वंश की बात कहें चाहे कुतुबी वंश की बात करें, एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया था बेटा कि बताइए कि कुतुबी वंश की स्थापना किसने की थी। कहना सर हमने तो सब पढ़ा, गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश, सैयद वंश, लेकिन ये कुतुबी वंश क्या है बेटा? ये गुलाम वंश की ही एक ब्रांच है, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आपको बता दें इस वंश का निर्माण किया था, कि जिसको कुतुबी वंश के नाम से हम जानते हैं। 1206 से लेके 1210 तक ये प्रमुख रूप से वंश रहता है। आपको इस बात पे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इनका क्या किया, स्थापना की। चाहे गुलाम वंश की हो चाहे प्रमुख रूप से आपको बात करें कुतुबी वंश की हो, इन दोनों की स्थापना प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। यह एक तुर्की था भाई, ये तुर्की आक्रमण ही तो है। ये चाहे मोहम्मद गौरी हो, ये जिस गजनबी हो, ये कौन है? तुर्की के हैं। तो ये क्या है भैया? तुर्की, ये एक तुर्की था, यानी तुर्की का ही था। आपको प्रमुख रूप से बात करें, अगर हम आगे की प्रमुख रूप से चर्चा करें इसके बारे में, तो अगर हम आगे जाने, इसने अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर स्थापित किया। याद रखिएगा, पहले की बात करें तो दिल्ली जो थी कहीं ना कहीं लाहौर के अंतर्गत ही आया करती थी। तो अफगानिस्तान से कहाँ पर ट्रांसफर करी? कहना सर अफगानिस्तान से ना लाहौर बनाने का कार्य, इसने अपनी जो राजधानी थी अफगानिस्तान से लाहौर बनाई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर बनाने का कार्य किस शासक ने किया? कहना सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसको कई उपाधियां दी गई भैया, बहुत सारी उपाधियां दी गई। पहला लाख बख्श। लाख बख्श क्या होता है? जो दान मान करता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहज व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो उसको लाख बख्श की उपाधि से भी नवाजा गया है। ये दान किया करता, कहता था कि देखो मैं तो गुलाम हूँ, मेरा यहाँ पे जो पैसा है वो मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। जितना भी जो पैसा है ना ये सारी प्रजा का है, इसको प्रजा में ही मुझे दे देना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो गुलाम हूँ। इतना सरल भाव का व्यक्ति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप विचार लगाइए, कोई इतना भी सरल रह सकता है? भले वो ना दान धर्म में ज़्यादा विश्वास रखता था, दान किया करता था कि भैया तुम्हें ज़रूरत है तुम पैसा ले जाओ, तुम्हें ज़रूरत तुम ले जाओ, यानी दान पुण्य वाला व्यक्ति था। इसीलिए इसको एक उपाधि दी गई जिसको लाख बख्श के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा एक और उपाधि दी गई बेटा जिसको हम कुरान खां कहते हैं। जब ये कुरान को पढ़ता था ना तो इतनी सुरीली आवाज़ में पढ़ता था कि इससे ज़्यादा अच्छी सुरीली आवाज़ में कोई उस समय पर पढ़ ही नहीं पाता था। तो ना इसीलिए जब कुरान जो पढ़ता था ना तो बड़ी सुंदर आवाज़ में पढ़ता था। इस कारण इसको जो उपाधि दी गई, इसको कुरान खां की उपाधि भी दे दी गई। किसकी? कहना सर कुरान खां की उपाधि दे दी गई। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्र का स्वामी, इसके अलावा हातिम द्वितीय तथा पिल बख्श क्या होता है? कहना सर देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, हाथियों का दान करने वाले को क्या बोलते हैं? पिल बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिल बख्श। हाथियों का जो दान करते हैं उसको पिल बख्श के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कई उपाधियां दी। पहली उपाधि अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए कुरान खां की उपाधि किसको दी गई? कहना सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको कुरान खां की उपाधि दी गई। इसके अलावा एग्जामिनर पूछे कि बताओ लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई? कहना सर लाख बख्श की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। हातिम द्वितीय कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्र का स्वामी कहे तो कुतुबुद्दीन, पिल बख्श कहे तो भी क्या कहना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पिल बख्श का मतलब मैंने बता दिया, हाथियों को दान करने वाला होता है ना उसको ही क्या बोलते हैं? हम पिल बख्श बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले तो इतनी सी बात बताओ, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं आगे की। अब आप विचार लगाइए कि इतना सहज व्यक्ति भारत में भी था। हाँ भैया भारत में भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं और बुरे से बुरे लोग भी भारत में आए हैं। भारत तो एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ना कहते हैं ना वक्त बदलता है ना। याद रखिएगा जब रात होती है तभी जाके सुबह होगी, और जब सुबह भी होगी तो रात भी निश्चित है। याद रखिएगा आज भले भारत, आज तो फिलहाल बहुत कुछ उभर आया है गरीबी से, लेकिन भले आज भारत एक गरीब देश आज भी कहते हैं लोग, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। फिर भी याद रखिएगा रात के बाद ही सवेरा होता है, फिर से भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में उभरेगा। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़े सहज शब्दों में आपको कहने का कार्य किया। दिन के बाद ही रात होती है और रात के बाद ही दिन होता है। फिर से भारत का वो दिन आएगा कि भारत को आपको बता दें प्रमुख रूप से सोने की चिड़िया के नाम से फिर से जाना जाएगा। वो मंजर भी आएगा, वो समुंदर भी आएगा कि प्यासे के पास कुआं दौड़ते हुए आएगा, बस मेहनत कर,
पसीना बहा, क्योंकि याद रखिएगा जो पसीने से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन लोग क्लास की ओर अपनी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुछ धरोहर या स्मारकों के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है, उसको भी कवर कर लेंगे अपन लोग। अच्छा, कहना सर बिल्कुल कवर करते हैं। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा, बेटा ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, सबसे पहले एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। कहना सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पता है हमें, लेकिन ये है क्या बेटा, एक्चुअली में क्या ये एक मस्जिद है। क्या है ये मस्जिद, तो कहाँ पर है। कहना सर ये अजमेर में है। कहाँ पर, अजमेर में। तो एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। कहना सर अजमेर में। ये क्या है, कहना सर ये मस्जिद है। क्या है, ये मस्जिद है, रहने वाली है। इसके बाद अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, प्रमुख रूप से चर्चा करें, तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कहाँ पर, कहना सर ये दिल्ली में करवाया था। फिर से देख लो एक बार, कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर, कहना सर दिल्ली में। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सूफी, देखो याद रखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण बात, कुतुब मीनार का निर्माण तो प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन अगर बात कर दें इसको कंप्लीट कराने का नाम, तो भी आगे बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो सूफी संत बख्तियार काफी की याद में ये क्या बनाई थी, कुतुब मीनार बनाई थी। और कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम, कुतुब मीनार बेटा पूरी नहीं हो पाई थी, तो कुतुब मीनार को पूरा कराने का नाम, कराने का काम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। नोट में मैंने लिख भी दिया है जिससे आप चीजें भूले ना। कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगर एग्जामिनर पूछे ना कि बताओ कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार का कार्य, कुतुब मीनार को बनाने का कार्य प्रारंभ किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ उसको पूरा कराने का काम किसने किया था, कहना सर इल्तुतमिश ने। किसके द्वारा बेटा, इल्तुतमिश के द्वारा। आगे की बात करें, 1210 में, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब होती कैसी है मृत्यु, बेटा बड़ी छोटी सी बात है, घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर हो जाती है, चौमान पोलो खेलते समय। ठीक है, लाहौर की बात है, ये लाहौर में हो जाती है। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ लेता है कि पता कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई है, कहना सर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और यह कैसे हो जाती है, कहना सर इसका घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हो जाती है। पोलो होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो, प्रमुख रूप से पहले के समय में गेम होता था, एक बड़ा सा भाला दे दिया जाता था, घोड़े पर बैठा दिया जाता, दोनों अगल बगल तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ते थे और एक दूसरे को गिराना होता था। तो उसी खेल को खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। एक आराम शाह, जैसा इनका नाम और वैसा इनका काम। क्या, आराम शाह, आराम शाह का मतलब जैसा इनका नाम और जैसा इनका काम। कहना सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेटा ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये या कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा तो था, बेटा तो था। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, ये कुतुबुद्दीन का बेटा तो था, लेकिन ये अयोग्य शासक था। भैया ऐसा होता है ना कि भाई बेटे की बाप की जमीन जायदाद बेटे को मिलती है, ऐसी शासन भी रहता था कि बाप का जो शासन रहा वो बेटे को मिलेगा। अब जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका जो बेटा था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य प्रकार का व्यक्ति था और अयोग्य शासक भी था, वो एक योग्य शासक बन ही नहीं पाया। इसका विरोध ना तुर्की के सरदारों ने भी किया। इसका जो विरोध है ना, प्रमुख रूप से बेटा इसका जो विरोध है, तुर्की के सरदारों ने भी इसका विरोध करने का कार्य किया कि भैया तुम शासक बनने लायक नहीं हो। ये थी बेटा प्रमुख रूप से आराम शाह की। ये वाकई में आराम ही करने वाले थे। कौन थे, जैसा इनका नाम, इसलिए तो कह दिया था ना हमने स्टार्टिंग में कि जैसा इनका नाम और वैसे ही इनका काम। आशा करता हूं कि आपको प्रमुख रूप से ये सारी चीज़ें मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको समझ में आई होंगी। कल हम आराम शाह के आगे की बात करेंगे, आराम शाह से आगे की चर्चा करेंगे, प्रमुख रूप से जानदार शानदार तरीके से चीज़ों को जानेंगे और बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, चकाचक तरीके से। ठीक, क्लास को अंतिम समापन की ओर ले जाने से पहले एक बार करते हैं अपन लोग जानदार शानदार सा रिवीजन, क्योंकि जीवन का मूल मंत्र है रिवीजन नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो चलते हैं कि रिवीजन की ओर। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी के दामाद 3 थे। कौन कौन से,
अफगानिस्तान को संभालने के लिए तसउद्दीन दिया था। सिंध क्षेत्र को संभालने के लिए उसने क्या दिया था, नसरुद्दीन को दिया था। इसके अलावा भारत को संभालने कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था। अगर दिल्ली सल्तनत काल की बात करें 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल रही। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1399 में रहा, 99 तक रहा। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक रहा। इसके लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक ये लोधी वंश रहा। क्रम याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसने अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर बनाने का कार्य किया। इसको कई उपाधियां दी गई, प्रमुख रूप से लाख वक्त, जिसको मतलब दान देने वाले को लाख वक्त कहते हैं। कुरान खां की उपाधि दी गई। चांद चंद्र का स्वामी, हातिम द्वितीय, पिल बख्श आदि प्रकार की इनको उपाधियों से नवाजा गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुछ धरोहर स्मारकों की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, और बेटा 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक, आगे की बात करें प्रमुख रूप से कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार सूफी संत बख्तियार काफ़ी की याद में बनाई गई थी, और इसका कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन वो पूरा करने की बात करें कि इसका कार्य, कुतुब मीनार का कार्य पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर जाने से हो जाती है, बड़ी दुखद बात हुई है। तो फिर एक उनका पुत्र आता है जिसका नाम आराम शाह, जैसा नाम वैसा इनका काम। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। इनको आयोग शासक कहा गया। अनेक तुर्की सरदारों ने इनका विरोध भी किया। बेटा ये थी क्लास आज की, जानदार शानदार तरीके से आपको चीज़ों को, प्रत्येक चीज़ को बारीकी तरीके से समझाने का कार्य किया, और प्रयास किया कि इसी क्लास में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, अब याद रखें, थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि अगर चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।